आप सभी आदरणीय जनों को सादर नमस्ते। जय श्री राम। आज मैं अपना जो प्रिय ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश वह पढ़ रही थी, तो मुझे बड़ा ही सुंदर प्रकरण मिला उसमें, चतुर्थ समुल्लास में। जिस प्रकरण को पढ़कर मुझे समझ आ गया कि आखिर ये कुंडली मिलान क्या है। मैं इस विषय को सोचती थी कि आखिर ये क्या है, कुंडली क्यों मिलाते हैं और आपस में गुण मिलाते हैं वर के और कन्या के, और फिर कहते हैं इतने गुण मिल रहे हैं, इतने नहीं मिल रहे हैं, विवाह ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और इतना कुंडली मिलाने के बाद भी आज दुख का विषय है कि विवाह टूटते बहुत हैं और वो सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमारी जो मान्यताएं हैं, मेरा शुरू से मानना है कि जो हमारी मान्यताएं हैं उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य है और कोई ना कोई ठोस कारण अवश्य है, लेकिन उनका जो प्रारूप है वो बिगड़ गया है। दरअसल मूल कुछ और ही है, और आज हम जिन मान्यताओं के आधार पर जीने लगे हैं वो एकदम अर्थहीन सा हो गया है हमारे जीवन में, हमें भ्रमित करता है और हम सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें उसके सत्य तक जाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी मान्यता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और आज की किसी भी मान्यता पर अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। उसमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये आखिर ऐसा क्यों है, ऐसी मान्यता है तो क्यों है, और इसका जो सही प्रारूप है वो क्या है। तो जो विषय था कुंडली मिलान वाला, वो मुझे प्रकरण पढ़ते पढ़ते वहाँ पर एक मुझे जो प्रकरण मिला वो ये है कि आखिर कुंडली मिलान क्या होता था हमारी पुरातन संस्कृति में। पुरातन मतलब 2000, 3000, 4000 वर्ष पूर्व तक भी छोड़ दें, अपनी 10-20 पीढ़ियों को, 30 पीढ़ियों को छोड़ दें, इन मान्यताओं को अपनी सनातन मान्यता ना माने कि ये हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन मान्यता है। ये तो बिगड़ता हुआ रूप है जो हम दूसरों के गुलाम बनते चले गए और हमारे जो मूल रूप हैं वो बिगड़ते गए, हम मूल रूप से भटकते गए। तो हमने उस प्रकरण में इस तरह पढ़ा कि क्योंकि हमारी शिक्षा दीक्षा पहले गुरुकुलों में होती थी और पूरी तरह परिपक्व होकर युवा बनकर निकलते थे जो बच्चे गुरुकुलों में भेजे जाते थे, और वो इतने परिपक्व हो चुके होते थे कि उन्हें समाज और धर्म और राष्ट्र हर बात की समझ हो जाती थी। तो उन्हें किस तरह आगे क्या करना है उन्हें सब पता होता था और वो फिर अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते थे। तो पहली बात तो विवाह भी सिर्फ ये वर वधू की स्वतंत्रता पर निर्भर करता था पहले हमारे यहाँ पर। जैसे कि स्वयंवर के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि स्वयंवर होते थे। स्वयंवर भी दरअसल एक योग्यता का ही परीक्षा होती थी, योग्यता की। इसी तरह से हमने उस प्रकरण में पढ़ा कि जब कन्या और वर पूरी विद्या ग्रहण करने के बाद जब युवावस्था को प्राप्त हो जाएं, जब युवा हो जाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति में बाल विवाह कभी नहीं था, बाल विवाह तो बहुत बाद में आया, दूसरों को उनका हमारे देश पर जब आक्रमण हुआ उसके बाद आया। तो जब वो पूरी तरह युवा हो जाएं तब बताया गया कि उनका जो जन्म चरित्र है, उनका इतिहास है, जिसे आज कुंडली कहा जाता है, बिगड़ा हुआ रूप, दरअसल उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, हमारा कोई इतिहास नहीं लिखा होता है, हमारा कोई जन्म चरित्र नहीं लिखा होता है। तो जिस आधार पर बताया गया है कि जन्म चरित्र मतलब जन्म से लेके आज पर्यंत, आज हम जिसके पास भेज रहे हैं उस युवती के लिए, उस युवा के लिए विवाह हेतु, तो आज तक का, जन्म से लेके आज तक का उसका जो चरित्र सत्यापन है, जो जन्म चरित्र है, जो इतिहास है, उसका आदान प्रदान किया जाए अध्यापिकाओं के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, क्योंकि वो ही ज़्यादा समय बिताते रहे उस युवा और युवती के साथ, उनका स्वभाव ज़्यादा पता होता है।
या अपने से भद्र पुरुषों के द्वारा, जिन्हें हमें हमारे बारे में सारी जानकारियाँ होती हैं, जो हमारी सारी योग्यता के बारे में, हमारी कमियों के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, वो हमारा जीवन चरित्र जो है जन्म से मृत्यु पर्यंत, उस जीवन चरित्र का युवती और युवाओं के, उन अभिभावकों के यहाँ जो कि गुरु रूप में हैं या किसी भी रूप में है, उनके साथ आदान प्रदान करें, उनके पास वो जन्म चरित्र भेजें और वहाँ से जिसके लिए भेजा है उसका जन्म चरित्र मंगवाएं। और फिर जो अध्यापक हैं, गुरु हैं या जो भी अभिभावक के रूप में भद्र पुरुष हैं, वो उस जन्म चरित्र को भली भांति पढ़ें और उनके यहाँ जो इस योग है उसके साथ मिलान करें, सारे गुणों का, सारे परिवेश का, कि वो युवा और युवती किस तरह, कहाँ पर जन्म हुआ, किस परिवेश में पले बढ़े, उनमें कितनी योग्यता है, किस तरह का खान पान है, किस तरह की भौगोलिक स्थिति है। इस तरह के जब आपस में सारी बातों का मिलान हो जाए तब वो एक दूसरे का चित्र एक दूसरे को भेजें। जन्म चरित्र का आदान प्रदान हो गया, चित्र भेजें। अब आप लोग कहेंगे पहले तो फोटोग्राफर नहीं होते थे जी, चित्रकार होते थे। फोटोग्राफर आज की तरह नहीं होते होंगे, लेकिन चित्रकार पहले भी होते थे और आज भी उदाहरण मिलते हैं कि चित्र बनवाए जाते थे। तो वो चित्रों का आदान प्रदान करें। और जब ये अभिभावक रूप में जो भी हैं, गुरु हैं, अध्यापक हैं, भद्र पुरुष हैं, जो भी हैं, ये जब दोनों तरफ से संतुष्ट हो जाए कि इस युवक के लायक ये युवती है, इस युवती की योग्यता इस युवक के लायक है, इस युवक की योग्यता इस युवती के लायक है, और आपस में इनका सारा जो जन्म चरित्र है वो मिलता जुलता है और इनका बहुत अच्छा योग बनेगा, तब वो एक निश्चित दिन पर, एक दिन को निश्चित करें जहाँ पर बड़े माता पिता, भद्र पुरुष और हो सके तो अध्यापक भी, या नहीं अध्यापक वहाँ जा सकते तो जो भी हैं उनके, वो सब एकत्रित हों। उनके सामने वो युवक और युवती बिठाए जाएं, उनके सामने आपस में वो बात करें। और शास्त्रार्थ करने की भी बात कही गई है। शास्त्रार्थ का अर्थ अच्छे से आप समझते हैं, एक दूसरे की योग्यता उसमें निखर के आ जाती है कि कौन एक उसके लायक है और कौन नहीं है। जब हर तरह से संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ गुप्त व्यवहार करें। गुप्त व्यवहार भी सबके सामने करना है, जिसको लिख कर पूछना है एक दूसरे से, एक दूसरे के स्वास्थ्य के प्रति, और जो भी कुछ गुप्त बातें पूछनी है वो लिख कर पूछनी है। उसके बाद जब वो युवक युवती जो कि गुरुकुल से परिपक्व होकर बाहर आए थे, वो जब इस तरह के संबंध में पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, तब वो विवाह के लिए एक दूसरे के लिए हाँ करें। और उसके बाद, क्योंकि फिर ऐसा कहा गया, क्योंकि उन्होंने अभी तक ब्रह्मचर्य जीवन जिया है, तपस्वी जीवन जिया है, विद्या अध्ययन किया है, तो उनका शरीर जो है वो काफ़ी दुर्बल हो चुका है और उनके काफ़ी उस स्थिति में स्वास्थ्य नहीं होता है विवाह की स्थिति में। तो ये सारी बातें हो जाने के बाद फिर वो युवक युवती का स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखा जाए, वो दोनों अपने आप को अच्छे से हष्ट पुष्ट स्वस्थ करें, और उसके बाद विधि विधान से, वैदिक विधान से, वैदिक रीति से विवाह संपन्न हो। और उसमें महाराज मनु तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक इस योग्य कन्या या वर ना मिले एक दूसरे को, तब तक विवाह ना करें, चाहे मृत्यु पर्यंत ऐसे ही रहें, अविवाहित ही रहें, क्योंकि इस परंपरा से परे जो भी विवाह किए जाते हैं वो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए आज भी हमारे जो वैदिक विद्वान हैं वो कहते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति में विवाह विच्छेद जैसे शब्द नहीं हैं। तो वहाँ पर क्योंकि इस तरह के विवाह होते थे और उसके बाद भी स्वतंत्रता होती थी वहाँ पर, कि अगर किसी तरह दुराचारी एक दूसरे को मिल भी जाते हैं तो त्याग करने की भी स्वतंत्रता होती थी वहाँ पर। इसलिए हमारे, और फिर भी समाज में जीने की और संतानोत्पत्ति की भी स्वतंत्रता होती थी स्त्री को भी, इसलिए हमारे यहाँ विवाह विच्छेद जैसे शब्द नहीं होते थे। तो ये इस तरह की थी कुंडली मिलान।
हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में इस तरह कुंडली मिलान हुआ करती थी, जिसका आज स्वरूप बिल्कुल बिगड़ गया है। आज की जो कुंडली मिलान है, आज के मुहूर्त हैं, आज की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो ताम झाम अनावश्यक किए जाते हैं, ये सब बिगड़ा हुआ स्वरूप है पूरी तरह से। और शायद ये एक परियों की कथा सी लगती है अब हमारी संस्कृति, जिसमें लौट पाना पता नहीं हो पाएगा, कब हो पाएगा। लेकिन हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर और थोड़ा बहुत उसका अध्ययन करना चाहिए और कुछ अपनी परंपराओं को मानते हुए उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो भी बल है उसको बढ़ाते हुए इस भौतिक संसार का सुख प्राप्त कर सकें और उसके बाद अंत में आराम से इस शरीर को त्याग सके। तो मुझे तो कुंडली मिलान का अर्थ यही समझ में आया। बाकी आप लोगों को इस बारे में क्या समझ में आया? कुंडली मिलान ये व्यवस्था सही है या जो व्यवस्था महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी वेदों से लेकर वैदिक रीति से समझते हुए सत्यार्थ प्रकाश में संकलित की है, वो सही है? आप लोग अवश्य बताएं। आप सभी लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।